हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्लासेस बाय जेएससी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर। देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि 4 जनवरी जो 2021 को पहली शिफ्ट का पेपर हुआ था उसके बारे में, इस वीडियो में हम 4 जनवरी 2021 को जो दूसरी शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके बारे में हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जिनसे आगे क्वेश्चन बनने की संभावना है, उनको भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अपना कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है 2। लेकिन वर्तमान में क्या है कि जो एंग्लो इंडियन के मतलब जो एंग्लो समुदाय के जो सदस्य होते हैं 2, उनको 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनको समाप्त कर दिया है इसको, ठीक है। मतलब अब एंग्लो इंडियन को मनोनीत नहीं किया जाता है, लेकिन जिस वक्त ये प्रश्न पूछा गया था उस वक्त का ये प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। देखिए, यह प्रावधान अनुच्छेद 331 के तहत था। मतलब जो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का जो प्रावधान था वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 में ये संशोधित कर दिया गया कि अब जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था उस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ही जो राज्यों की जो विधानसभाएं होती हैं उनमें भी एंग्लो इंडियन के एक सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार था, जो कि आर्टिकल 333 के तहत था। कौन सा आर्टिकल? 333 के तहत उसको भी समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो मतलब जो लोकसभा में और जो राज्यों की विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता था उसको अब 104वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि GSAT 31 क्या है? GSAT 31 क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। GSAT 31 है वो एक दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है। वो कैसा उपग्रह है GSAT 31? यह एक दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जो GSAT 31 है उसको फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। और कहाँ से लॉन्च किया गया था? फ्रेंच गुयाना के स्पेस पोर्ट से। कहाँ से? जो फ्रेंच गुयाना का स्पेस पोर्ट है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। और इस रॉकेट कौन सा था? रॉकेट था एरियन 5। मतलब GSAT 31 को एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। और यह कैसा उपग्रह है? यह एक दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है। और जब ये लॉन्च हुआ था तब इसकी जो अवधि मतलब कितनी निर्धारित की गई थी? मतलब यह मिशन कितना था? 15 वर्ष के लिए। ये इस मिशन का जो जीवन है वो कितना है? 15 वर्ष। मतलब ये अपना जो 15 साल तक ये अपना काम सुचारू रूप से वहाँ पे करता रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक्सेल MS ऑफिस 2010 की वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट मौजूद होती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 3। जो MS ऑफिस 2010 है उसमें 3 जो वर्कबुक हैं वो मौजूद होती हैं। लेकिन अगर कोई चाहे तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से आवश्यकता अनुसार सीटों को बढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से 3 सीटें होती हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है कि किस वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम? किस वर्ष में लागू हुई राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहा? मतलब इसमें पूछा गया है कि जो राजभाषा अधिनियम था वो कब लागू हुआ, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1965। जो राजभाषा अधिनियम था वो 1965 में लागू हुआ। और इसकी जो धारा 3 है वो क्या कहती है? धारा 3 कहती है कि संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए जो अंग्रेजी भाषा का उपयोग है वो जारी रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी वसा ऊतक। मतलब वसा का संचय कौन करता है हमारे शरीर में? वो है वसा ऊतक। वसा ऊतक है जो कि हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। देखिए, बात करें वसा ऊतक के बारे में तो वसा ऊतक क्या करता है? वसा ऊतक शरीर में वसा को संग्रहित करने वाला एक ढीला संयोजी ऊतक है। मतलब वसा ऊतक कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो कि वसा को संग्रहित करता है हमारे शरीर में। यह शरीर को गर्मी प्रदान करता है और आंतरिक अंगों की रक्षा करता है। जो वसा ऊतक है हमारे शरीर को गर्मी प्रदान करने के साथ साथ जो हमारे आंतरिक अंग हैं, इंटरनल हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी रक्षा करता है ये।
वसा ऊतक एडिपोसाइट्स किससे मिलकर बना होता है? यह एडिपोसाइट से या वसा ऊतक मिलकर बना होता है। और जो वसा ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनको वसाणु बोलते हैं। देखिए, जो मैंने क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट बताए हैं उनसे भी प्रश्न आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि जिस प्रकार पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन में से जो फैक्ट उठा के क्वेश्चन बताए थे, इस पेपर में हूबहू उन प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको भी साथ ही साथ नोट करते हुए चलना है। ठीक है, जो वसा ऊतक की कोशिकाएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? वसाणु कहते हैं। ठीक है, और जो वसा ऊतक है वो शरीर के कई हिस्सों में पाया जाता है। तो कौन कौन से हिस्सों में पाया जाता है? जैसे कि त्वचा के नीचे हो गया। ठीक है, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है उसको चमड़े के नीचे की वसा बोलते हैं। ठीक है, और जो आंतरिक अंग होते हैं उसके आसपास पाया जाता है उसको बोलते हैं आंत का वसा। जो आंतरिक अंगों के आसपास पाए जाने वाला वसा ऊतक है उसको आंत का वसा बोलते हैं। ठीक है, और यह मांसपेशियों में भी पाया जाता है वसा ऊतक। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसमें एक ऑप्शन था संयोजी ऊतक का। तो संयोजी ऊतक क्या काम करता है? यह हमारे शरीर को जोड़ता है, हमारे शरीर को सहारा देता है, हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और शरीर को इंसुलेट करता है। जो संयोजी ऊतक है वो हमारे संयोजक ऊतक हमारे शरीर को इंसुलेट करता है। ठीक है, और हमारे शरीर में पदार्थों को ले जाने का काम भी संयोजक ऊतक ही करता है। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो पदार्थ हो गया, खाना हो गया, जो मतलब खनिज पदार्थ वगैरह जो कुछ हो गए, उसको ले जाने का कार्य करता है संयोजक ऊतक। ठीक है, और यह शरीर के विभिन्न भागों के बीच संरचना, कनेक्शन और पृथक्करण का आदान प्रदान करता है। मतलब यह संरचना को देता है, कनेक्शन प्रदान करता है, और जो अलग है मतलब पृथक्करण है वो भी हमारे शरीर को प्रदान करता है। ठीक है, अच्छा, बात करें संयोजी ऊतक के कुछ उदाहरणों की, क्योंकि ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हड्डी कैसा ऊतक है या उपास्थि या वसा कैसा ऊतक है। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण जैसे कि वसा भी हमने देखा कि हमारे शरीर को जोड़ने वाला एक ढीला संयोजी ऊतक है। ठीक है, देखा था ना अभी। तो जो वसा हो गया, हड्डी हो गया, जो उपास्थि हो गई, ये कैसे ऊतक हैं? यह संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आगे बात करते हैं उपकला ऊतक की। तो उपकला ऊतक क्या होता है कि उपकला ऊतक शरीर की सभी खुली सतहों को कवर करने वाला एक पतला ऊतक है। कैसा ऊतक है? ये एक पतला ऊतक है जो कि हमारे शरीर की सभी जो खुली सतहें होती हैं उनको कवर करता है। ठीक है, जो उपकला ऊतक होता है वो शरीर के चार मूल प्रकार के ऊतकों में से एक है। जो शरीर के चार जो ऊतक होते हैं उनमें से एक है। और चार कौन कौन से हैं? उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, जो उपकला ऊतक है उसके कार्य कौन से हैं? वो अवशोषण, सुरक्षा, संवेदना और स्राव शामिल है। मतलब इसके कार्य, जो प्रमुख कार्य उपकला ऊतक के वो क्या है? वो अवशोषण करता है, सुरक्षा करता है शरीर की, संवेदना करता और स्राव, ये सभी इसके कार्यों में शामिल है। ठीक है, उपकला ऊतक की कोशिकाएं एक संरचना के जरिए एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ठीक है, जो उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वो एक दूसरे से एक निश्चित स्ट्रक्चर के जरिए जुड़ी होती हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको कि टाइट जंक्शन बोलते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं जो कोशिकाएं उनको टाइट जंक्शन बोलते हैं। जो उपकला ऊतक होता है उसकी जो कोशिकाओं के 3 मुख्य आकार होते हैं। उपकला ऊतक की जो कोशिका होती है वो 3 प्रमुख आकार में पाई जाती है। एक तो होता है स्क्वैमस, जिसको कि स्केली भी बोलते हैं, एक स्तंभाकार होता है और एक होता है घनाकार। ये उपकला ऊतक की कोशिकाओं के 3 प्रमुख आकार हैं। ठीक है, जो उपकला ऊतक होते हैं उनमें कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। उपकला ऊतकों में कोई रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं। अच्छा, इसका एक सबसे फेमस उदाहरण है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, वो है त्वचा। पूछा जाता है कि त्वचा कैसे ऊतक का उदाहरण है? तो त्वचा उपकला ऊतक का सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। ये ध्यान रखना, डबल स्टार मार्क करके, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। त्वचा कैसा ऊतक है? त्वचा एक उपकला ऊतक है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला है संवहनी ऊतक। ठीक है, जो संवहनी ऊतक होता है वो पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, और पौधों में पाया जाने वाला ये एक जटिल ऊतक है। कैसा ऊतक है? जटिल ऊतक है। और यह ऊतक क्या काम करता है? यह पानी, शर्करा, पोषक तत्व, हार्मोन और अन्य संकेत अणुओं को पौधों के शरीर में पहुंचाता है। ठीक है, जो संवहनी ऊतक है वो क्या करता है? वो पौधों में पानी हो गया, पोषक तत्व हो गए, हार्मोन हो गए और अन्य संकेत हो गए, उनको पौधे के शरीर में यह पहुंचाता है। ठीक है, और जो संवहनी ऊतक है वो संयोजी ऊतक का ही एक प्रकार है। ठीक है, और यह जो ऊतक है वो पौधों को शरीर में
पानी और खनिज पदार्थों को पहुंचाता है। ठीक है, और इसके कौन कौन से दो मुख्य घटक हैं, वो हैं जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम क्या करते हैं। जाइलम, जाइलम जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है जल, जाइलम मतलब जल। जो जाइलम होता है वो पौधों में मतलब पेड़ों में वो जल पहुंचाने का कार्य करता है। क्या करता है, जड़ों से पानी से मतलब जड़ों के द्वारा पानी को पूरे पेड़ में पहुंचाने का कार्य करता है जाइलम। जाइलम मतलब जल। और फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम होता है फूड, फूड मतलब खाना, खाना मतलब जो खनिज पदार्थ हैं। जो फ्लोएम क्या करता है कि पूरे पौधे को, पौधे के अलग अलग हिस्सों तक जो फूड है मतलब खनिज पदार्थ है उनको पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। ठीक है, तो इसकी छोटी सी ट्रिक भी है, जाइलम मतलब जल मतलब पानी पहुंचाता है, और फ्लोएम मतलब फूड मतलब खनिज पदार्थों को ये पूरे पौधे में पहुंचाता है। ठीक है, ये ऊतक क्या होते हैं कि पत्तियों और पौधों के दूसरे हिस्सों से भोजन और ऊर्जा को पूरे पौधे के शरीर में भी पहुंचाते हैं। कौन से ऊतक, संवहनी ऊतक। किसके माध्यम से, जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1956। जो हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम था उसको 1956 में पारित किया गया, जिसने की अनुमति दी कि जो विधवा महिला होती है उनको दोबारा शादी करने की। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में और डिटेल देख लेते हैं। देखिए कि जो यह अधिनियम है वह कब पारित हुआ, 16 जुलाई 1856 को। ठीक है, लेकिन यह कानून कब बना, 26 जुलाई 1856 को। मतलब जब पारित तो 16 जुलाई को हुआ, लेकिन यह अधिनियमित हुआ मतलब ये अधिनियम बना 26 जुलाई को 1856 में। ठीक है, और जो अधिनियम था हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, इसका जो मसौदा था वो लॉर्ड डलहौजी, ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूज भी नहीं होना है, क्योंकि लॉर्ड डलहौजी अधिनियम का मसौदा तैयार करने वाला था और जो लॉर्ड कैनिंग था उसने अधिनियम को पारित किया। ठीक है, कि दोनों को ध्यान रखना है। ये जो इसका मसौदा तैयार किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने, लेकिन इसको जो पारित किया वो लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है, इस अधिनियम ने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत के सभी क्षेत्रों में हिंदू विधवा के पुनर्विवाह को कानून बना दिया। मतलब इससे क्या हुआ कि जो हिंदुओं में जो विधवा होती हैं उनके पुनर्विवाह को एक तरह से कानून बना दिया। ठीक है, कि वो विवाह कर सकती थी। और यह अधिनियम 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद एक बड़ा सामाजिक सुधार था। मतलब इससे पहले जो 1829 में जो सती प्रथा का जो अंत हुआ था उसके बाद एक बड़ा अधिनियम या एक कह सकें एक बड़ा सामाजिक सुधार के रूप में यह उभर कर आया। मतलब जो सती प्रथा था कितनी मतलब गंदी प्रथा थी सती प्रथा एक तरह से, तो इसके उन्मूलन के बाद कोई दूसरा सामाजिक सबसे बड़े लेवल पर सुधार हुआ तो वो था विधवाओं का पुनर्विवाह। ठीक है, और इसके प्रमुख प्रचारक थे हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम के, वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, सती प्रथा के उन्मूलन में मतलब जो प्रमुख कौन थे, वो थे राजा राम मोहन राय। मतलब राजा राम मोहन राय हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है सती प्रथा के उन्मूलन में। और हिंदू विवाह के पुनर्विवाह अधिनियम को लाने में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर है उनका एक बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा रोल है उनका। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय क्षेत्र का सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा पॉइंट है वो भारत का सबसे पश्चिमी छोर है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहाँ पे दक्षिण की तरफ ये स्थित है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इस बिंदु को पहले पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन्स पॉइंट भी कहा जाता था। मतलब जो वर्तमान में इसका नाम इंदिरा पॉइंट है, इसको पहले पिग्मेलियन या पार्सन्स पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। और बात करें कि इसका नाम इंदिरा पॉइंट कब पड़ा, तो जब 1984 में हमारी जो उस समय की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, वो वहाँ पहुँची, अंडमान निकोबार गई, तो उन्हीं के सम्मान में इस द्वीप का नाम मतलब इस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया 1984 में। ठीक है, जैसे कि देखो ये रहा इंदिरा पॉइंट, ये अंडमान निकोबार में, और इसके चारों पॉइंट बताए गए हैं कि जैसे कि इसका सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, मतलब भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कि यहाँ जम्मू कश्मीर में है। जम्मू जो क्या है अब तो यहाँ लद्दाख है। ठीक है, और इसका जो सबसे पश्चिमी पॉइंट है वो है गुहरमाटी। कौन सा है, वो है गुहरमोटी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये रहा। इसका सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें तो वो है किवितु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है।
ठीक है। और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में है। और लेकिन जो मुख्य प्रायद्वीपीय भारत में वहाँ की बात करें तो वो कन्याकुमारी, मतलब कन्याकुमारी को कभी कभी, हालांकि तमिलनाडु में, लेकिन पूर्वी सबसे जो दक्षिणी पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट को ही मानेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार, स्वच्छ सर्वेक्षण कौन सा, 2020 के अनुसार, मतलब जब पेपर हुआ था तो उसी के अनुसार एक करंट का प्रश्न था उस समय। ठीक है, कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, शहरों की श्रेणी में, मतलब ऐसा शहर जिसकी संख्या 10 लाख से अधिक है, उसकी श्रेणी में कौन सा शहर था सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। जो इंदौर था वो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के तहत भारत का सबसे स्वच्छ शहर था, जो कि 10 लाख से अधिक की जनसंख्या था। हालांकि वर्तमान में भी इंदौर ही स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार, जो वर्तमान का सर्वेक्षण हुआ था 2023-24 का, उसके अनुसार भी इंदौर ही सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में वर्तमान में आता है। ठीक है, बात करें स्वच्छ सर्वेक्षण की, तो देखिए जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, वो भारत के शहरों कस्बों में स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और समग्र स्वच्छता का वार्षिक सर्वेक्षण है। मतलब ये क्या करता है, जो भारत के शहर हैं, भारत के कस्बे हैं, वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे स्वच्छता है कि नहीं, वहाँ पे अपशिष्ट प्रबंधन, मतलब कचरे को बढ़िया तरह से निस्तारण करने का प्रबंध है कि नहीं, और ओवरऑल स्वच्छता वहाँ पे है कि नहीं, इस सब का वहाँ पे सर्वेक्षण जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के तहत किया जाता है। ठीक है, और यह कौन सा मंत्रालय करता है, यह आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, जिसको मऊआ बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, यह सर्वेक्षण कौन सा मंत्रालय करता है, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, और सबसे पहले जो मतलब पहली बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुआ था वो 2016 में हुआ था। ठीक है, इसमें 73 शहरों ने भाग लिया था। जो 2016 में पहली बार स्वच्छ भारत सर्वेक्षण किया गया, उसमें भारत के 73 शहरों को 73 शहरों को शामिल किया गया। और वर्तमान में जो साल 2023 का स्वच्छ भारत सर्वेक्षण हुआ था, उसमें इंदौर और सूरत, इन दोनों को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का खिताब मिला है। मतलब ये करंट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है इंदौर और सूरत, इन दोनों को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है। बात करें इसके अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। जो स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2023 हुआ है, उसके अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, वो है अपना महाराष्ट्र। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडिता रामाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विद्वान थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। जो पंडिता रामाबाई सरस्वती थी वो संस्कृत की एक बहुत बड़ी लेजेंड थी, मतलब विद्वान थी। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। देखिए जो पंडित रामाबाई सरस्वती थी वो 20 साल की उम्र में, मतलब पंडित रामाबाई सरस्वती ने 20 साल की उम्र में जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी उसमें आयोजित परीक्षा के बाद पंडिता की उपाधि धारण की। कितनी, 20 साल की उम्र में। और ये उपाधि अर्जित करने वाली ये भारत की पहली महिला बनी, मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय से मतलब पंडिता की उपाधि धारण करने वाली यह भारत की पहली महिला बनी। और इन्होंने आर्य महिला समाज की भी स्थापना की, आर्य समाज की नहीं, आर्य महिला समाज की। किसकी, आर्य महिला समाज की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। जो भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई वो 1853 में चलाई गई थी। और कहाँ से चलाई गई थी, यह बॉम्बे से ठाणे के बीच, मतलब ठाणे भी बोलते हैं इसको, जो बॉम्बे से ठाणे के बीच इसको चलाया गया था। ठीक है, देखिए जो पहली ट्रेन कब चली थी, 16 अप्रैल 1853 को पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी, जो कि बोरी बंदर, जिसको कि बॉम्बे भी बोलते हैं, यहाँ से लेकर ठाणे तक चली थी। और कितनी दूरी तय की इसने 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। भारत में जो रेलवे की शुरुआत है उसका श्रेय लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। मतलब जब भारत में ट्रेन चली तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, वर्तमान में बात करें कि जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, जो भारतीय रेलवे नेटवर्क है वो विश्व में वर्तमान में चौथे नंबर पर अपना स्थान रखता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दूरसंचार क्षेत्र में ISP का अर्थ क्या है। दूरसंचार क्षेत्र में जो ISP है इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर है सी,
ISP का अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है इसका अर्थ? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका अर्थ है। तो चलिए आगे देख। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व का नियम। मतलब जो न्यूटन का प्रथम नियम है, न्यूटन ने कितने नियम दिए थे? न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, तो जिसका प्रथम नियम है इसका दूसरा नाम क्या है? उसका दूसरा नाम है जड़त्व का नियम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए जो न्यूटन है, सर आइजैक न्यूटन, पूरा नाम क्या है न्यूटन का? सर आइजैक न्यूटन। इन्होंने 1687 में अपनी एक पुस्तक लिखी, प्रिंसिपिया। कौन सी पुस्तक थी? प्रिंसिपिया, जिससे कि अक्सर एग्जाम में जिसको पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि प्रिंसिपिया किसकी बुक थी? न्यूटन की। तो जो इनकी बुक थी प्रिंसिपिया, इन्होंने 1687 में इसमें गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। मतलब इसके बारे में, गति के नियमों के बारे में बताया था। ठीक है, तो गति के कितने नियम थे? टोटल 3 नियम थे, जिसमें पहले नियम को भी हमने बताया कि जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व का नियम क्या होता है कि मतलब कोई वस्तु है, अगर वो विरामावस्था की गति में है तो विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, और अगर वो गतिमान अवस्था में है तो गतिमान भी रहेगी जब तक वो उस पर कोई बल नहीं लगाया जाए। तो ये होता है न्यूटन का प्रथम नियम। जैसे कि इसका कोई उदाहरण देखें, जैसे कि चलती हुई बस होती है, उसमें आराम से एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन जब वो अचानक से रुकती है तो क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो आगे की तरफ झुक जाता है। ठीक है, अगर कोई खड़ी है बस, वो अचानक से चलती है तो व्यक्ति पीछे की तरफ धक्का लगता है। ठीक है, दूसरा होता है जिसको कि संवेग का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे इसका एक उदाहरण देखें, इसका न्यूटन के दूसरे नियम का। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, जब कोई बॉल आती है तो उसको कैच करता है, उसको लेता है अपने हाथ में, तो जब वो कैच करता है तो कैच लेते वक्त अपने हाथ को थोड़ा पीछे करता है। ठीक है, तो यह न्यूटन के दूसरे नियम के कारण, मतलब दूसरा नियम ये इसका उदाहरण है। बात करें तीसरे नियम की, तो तीसरे नियम को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, मतलब एक्शन रिएक्शन का लॉ बोलते हैं तीसरे नियम को, जो न्यूटन का थर्ड नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि हम किसी भी चीज़ पर बल लगाते हैं तो वो भी उस पर वापस लौटकर बल लगाती है। जैसे कि कहीं भी, मतलब जो कोई रॉकेट प्रतिपादित होती है, तो जब रॉकेट ऊपर लॉन्च होती है तो अब वो नीचे जमीन पर एक बल लगाती है। या फिर बंदूक चलती है, तो जब बंदूक चलाते वक्त बंदूक से व्यक्ति के हाथ को पीछे झटका लगना। ठीक है, तो ये है न्यूटन का थर्ड नियम। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड 2019 किसने जीता? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एनी जैदी। जो एनी जैदी थी, उन्होंने 9 डॉट्स प्राइज अवार्ड कब का? 2019 का इन्होंने जीता था। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए जो 9 डॉट पुरस्कार है वो रचनात्मक सोच के लिए दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। मतलब जो व्यक्ति बड़ा ही जो क्रिएटिव सोचता है, क्रिएटिव थिंकिंग होती है, उसके लिए 9 डॉट पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार कौन देता है? यह पुरस्कार जो कदाश पुरस्कार फाउंडेशन है उसके द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार के लिए जो विजेता की घोषणा होती है वो मई के महीने में की जाती है। कब की जाती है? मई के महीने में। और इसमें जो राशि कितनी दी जाती है? वो दी जाती है 1 लाख। कितनी? 1 लाख। 1 लाख रुपए नहीं, 1 लाख डॉलर। कितने? 1 लाख डॉलर नगद पुरस्कार इसको दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के विजेता को, जब इस पुरस्कार का जो विजेता घोषित किया जाता है तो क्या होता है, इसको अपने विचारों पर विस्तार से एक छोटी सी किताब लिखने का मौका मिलता है। भाई जब उसको क्रिएटिव थिंकिंग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है तो उसको अपने विचारों के लिए, अपने थॉट्स के लिए एक छोटी किताब लिखने का मौका मिलता है, उसको मौका दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मेथेनोइक अम्ल। जो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। अच्छा, इसको फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं। जो फार्मिक अम्ल बोलते हैं वो इसी को बोलते हैं, मेथेनोइक अम्ल को। ठीक है, जो कि जो बिच्छू का डंक होता है उसमें भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए, जो मेथेनोइक एसिड होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है, उसको फार्मिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और यह एक कार्बोक्जिलिक एसिड है। कैसा एसिड है? कार्बोक्जिलिक एसिड है यह, जिसका रासायनिक सूत्र है HCOOH। HCOOH इसका रासायनिक सूत्र है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है मेथेनोइक एसिड का? फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो मतलब दवाई वगैरह, उनमें
रंग में यूज होता है, इत्र में, और दूसरे जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनके उत्पादन में इसका यूज होता है। ठीक है, और यह कैसा एसिड है? ये एक तीव्र गंध वाला, रंगहीन, मतलब इसमें से गंध आती है बहुत ही तीव्र और इसका कोई रंग नहीं है, ये एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, और यह किसी भी अनुपात में पानी, अल्कोहल और ईथर में घुल जाता है। मतलब इसको थोड़ा मिलाओ या ज़्यादा मिलाओ, या किसी भी अनुपात में, एक पानी में, एल्कोहल में और ईथर, इन तीनों में यह घुल जाता है। क्या? मेथेनॉइक या फॉर्मिक एसिड। ठीक है, और यह एक एंटी इंजेक्शन अम्ल है जो कि जलन पैदा करता है। मतलब जैसा देखा होगा ना कि जब चींटी खा जाती है तो कितनी तेज उस जगह पे जलन होती है। ठीक है, तो यह एक जलन पैदा करने वाला एक एसिड है। तो चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सूरत। जो भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? वो की गई थी सूरत में, और सूरत कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी वो पश्चिमी भारतीय बंदरगाह शहर सूरत में स्थापित की गई थी। कहाँ पे? सूरत में। और इसकी जो स्थापना है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। मतलब कब की गई थी जो पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थी? वो 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, और उस समय जो भारत का जो सम्राट कौन था, भारत का जो राजा कौन था? वो था मुगल सम्राट जहांगीर। ठीक है, जिसने कि एक चार्टर के तहत ब्रिटिशर्स को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, अवधि थी इसकी 1608 से 1687। मतलब जो सूरत प्रेसिडेंसी कब से कब तक थी? वो 1608 से 1687 तक यह अस्तित्व में रही। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 2015। जो परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक है उसको 2015 में पारित किया गया। ठीक है, तो चलिए आगे देख। अगला प्रश्न है कि ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जाप हार्टसन। देखिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उसमें शायद माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड प्रश्न पूछा था, उसके ऑप्शन में जॉब हॉटसन था, और मैंने बताया था कि ब्लूटूथ के विनिर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल है। मतलब ब्लूटूथ के जो विनिर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और देखिए, वो जो पेपर था वो पहली शिफ्ट का था, और दूसरी शिफ्ट में उसी के ऑप्शन में से उठा के प्रश्न बना दिया। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट पाए उनको भी याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन था? तो वो था जाप हार्टसन। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? कैसी गैस है? उत्कृष्ट गैस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आर्गन। जो आर्गन है वो एक उत्कृष्ट गैस है, जिसको कि मतलब उत्कृष्ट गैसों को नोबेल गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। देखिए, उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैसों को नोबेल गैसें भी बोलते हैं। ये वे गैसें हैं जो अविक्रियाशील नहीं होती हैं और यौगिक नहीं बनाती हैं। मतलब उत्कृष्ट गैस कैसी हैं? जो कि किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और ना ही यह यौगिक बनाती हैं। अच्छा, उत्कृष्ट गैसें कौन कौन सी हैं? एक तो हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेन्सन। ये प्रमुख क्या इतनी ही उत्कृष्ट गैसें हैं जो कि याद रखना है। जैसे कि प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है, तो उसमें आर्गन दे दिया। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी आ सकता है, तो ये याद रखना है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गेन्सन। ये गैसें कैसी होती हैं? ये रंगहीन होती हैं। इनका कोई रंग नहीं होता, न ही इनमें कोई गंध होती है और न ही इनका कोई स्वाद होता है। ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस होती है उत्कृष्ट गैसें। इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। मतलब जब ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं तो कैसी हो गई? इनएक्टिव हो गई, अक्रिय हो गई, तो इनको अक्रिय गैस भी बोलते हैं। इनकी प्राप्ति दुर्लभ है। क्या है? इनकी प्राप्ति दुर्लभ है, इसलिए इनको दुर्लभ गैस भी बोला जाता है। मतलब इनका जो मिलना है बहुत कठिनाई से मिलती हैं, इसलिए इनको दुर्लभ गैस है वो भी बोला जाता है। तो इनके कितने नाम हो गए? दुर्लभ गैस, अक्रिय गैस, नोबेल गैस और उत्कृष्ट गैस। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, इन गैसों का इस्तेमाल कई कामों में किया जाता है, जैसे कि गुब्बारों में। भाई, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में आर्गन गैस भरी जाती है, जो कि एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ होता है? गुब्बारों में भरने में, वायु पोतों में भरने में, और जो गहरे समुद्र में जो गोताखोर होते हैं, जब गोता लगाते हैं तो वो भी
उत्कृष्ट गैसों का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु जो ऊर्जा रिएक्टर हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 22, ऑप्शन नंबर 22। देखिए ये प्रश्न है वो नवंबर 2020 का है। तो उस समय भारत में टोटल 22 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे थे, लेकिन वर्तमान में नवंबर 2024 तक वर्तमान में जो 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर हैं वो कार्य कर रहे हैं। मतलब वर्तमान में अगर पूछे तो वो 24 है। ये उस समय जब एग्जाम हुआ था तब का प्रश्न है, करंट का। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं? 24, और लगभग 22 से 23 परमाणु ऊर्जा रिएक्टर निर्माणाधीन है। ठीक है, 24 तो प्रॉपर कार्य कर रहे हैं, लेकिन 23-24 कुछ निर्माणाधीन है जिनका जो कार्य है वो निर्मित मतलब चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैयद अहमद खां। जो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई वो कब हुई थी? 1875 में, और किसने की थी? सैयद अहमद खान ने, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय नाम दिया गया। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था। तो वो था मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो इसके लिए जो जमीन दी थी इस विश्वविद्यालय के लिए वो दी थी महेंद्र प्रताप सिंह ने। ठीक है, 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना दिया गया। 1875 में इसकी स्थापना हुई और 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जो सुल्तान शाहजहां बेगम थी इस विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनी थी। कौन बनी थी? इसकी कुलपति बनी थी सुल्तान शाहजहां बेगम। इनको भी याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्गीज कुरियन। जो वर्गीज कुरियन है इनको भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ठीक है, तो चलिए इनके बारे में देखिए जो श्वेत क्रांति है जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? ऑपरेशन फ्लड भी श्वेत क्रांति को बोला जाता है, जो कि 1977 में शुरू की गई थी। क्या? श्वेत क्रांति। और इसका जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। कौन है इसका जनक? जैसे कि अभी हमने देखा जो वर्गीज कुरियन है उनके मतलब ये उनके जनक हैं इसके श्वेत क्रांति के। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। मतलब वर्गीज कुरियन के बर्थडे वाले दिन 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? वह 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी दोनों फैक्ट याद रखने हैं। यह भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की एक पहल थी श्वेत क्रांति। और इसने क्या किया कि इसने भारत को दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। मतलब जिससे पहले जो श्वेत क्रांति से पहले जो भारत का वो दूध का बिल्कुल निम्न लेवल पर उत्पादक था। ठीक है, लेकिन जब श्वेत क्रांति आई, ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया भारत में, तो भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक बनकर आया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण था वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसका जो राष्ट्रीयकरण मतलब 1935 में तो उसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 को हुआ था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसका आरबीआई का जो गठन हुआ था वो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर हुआ था। मतलब इसके गठन की सिफारिश किसने की थी? यंग हिल्टन आयोग। ठीक है, जिसको कि शाही आयोग भी बोला जाता है। क्या? जिसको शाही आयोग भी बोला जाता है, यंग हिल्टन आयोग को। और जो आरबीआई है उसके पहले गवर्नर थे सर ओसबॉर्न स्मिथ। मतलब जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसको पहले गवर्नर इसको कब बनाया गया? इसके मतलब जो इसके पहले गवर्नर थे वो सर ओसबॉर्न स्मिथ को बनाया गया था। लेकिन अगर पूछा जाए कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने, ये तो पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, अच्छा इसका जो आरबीआई का लोगो है उसमें ताड़ का पेड़ है, पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर, ये दोनों इसके लोगो में अंकित हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके जो वर्तमान गवर्नर की बात करें 26वें नंबर के, तो वो है संजीव खन्ना। ठीक है, और इससे पहले कौन थे 25वें नंबर के?
शक्तिकांत दास। कौन थे? जो शक्तिकांत दास थे वो आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, जो कि अभी रिसेंट में ही रिटायर हुए हैं, और उनकी जगह पे 26वें गवर्नर संजीव खन्ना को बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा है वो अकबर द्वारा अपनी किस विजय का जश्न मनाने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। जब अकबर अपनी गुजरात विजय से लौट कर आया तो उसने अपने इसी का जश्न मनाने के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, जो कि सबसे बड़ा दरवाजा है, मतलब सबसे बड़ा दरवाजा माना जाता है। ठीक है, तो चलिए बात करें देखिए जो बुलंद दरवाजा है वह जीत का द्वार, द्वारा नहीं है, सॉरी, द्वार है। इसको जीत का द्वार बोलते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था अकबर ने, इसलिए इसको जीत का द्वार बोलते हैं। और इसे 1575 में बनवाया था। कब बनवाया था इसको? 1575 में। और यह क्या है, बुलंद दरवाजे से होकर जो जामा मस्जिद है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर प्रवेश किया जाता है। मतलब जो बुलंद दरवाजा, इसके अंदर एक मस्जिद है जो कि जामा मस्जिद के नाम से जानी जाती है, उसी में इसका, यहीं से होकर इसको यहाँ निकलते हैं इसके लिए। ठीक है, और यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। यह जो बुलंद दरवाजा है किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर से यह बना हुआ है, और इसमें सफ़ेद संगमरमर की नक्काशी की गई है। बड़ी शानदार, बड़ी अद्भुत नक्काशी है। किसकी? सफ़ेद संगमरमर की। लाल बलुआ पत्थर में सफ़ेद संगमरमर की अद्भुत नक्काशी की गई है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1973। जो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी वो 1973 में की गई थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए जो प्रोजेक्ट टाइगर था वो भारत सरकार की एक वन्यजीव संरक्षण पहल थी। मतलब भारत में टाइगर के संरक्षण से रिलेटेड यह एक पहल थी। इसकी शुरुआत अप्रैल 1973 में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। मतलब जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था, लेकिन अधिनियम कौन सा था? 1972 का। ठीक है, अच्छा, इस परियोजना का मकसद क्या था? इस परियोजना का मकसद था कि बाघों को उनके प्राकृतिक आवासों में बचाना और उनकी देखभाल करना। मतलब क्या था कि जो बाघों का शिकार हो रहा था, उन्हीं के आवासों में जाकर लोग उनका शिकार कर रहे थे। तो इस परियोजना का उद्देश्य था कि उनके प्राकृतिक आवासों में ही, जंगलों में, चिड़ियाघरों में और जो वन्यजीव अभयारण्य है उनमें इनका संरक्षण करना और उनकी देखभाल करना, ये इस परियोजना का उद्देश्य था। प्रोजेक्ट टाइगर तहत बाघों के शिकारों पर रोक लगा दी गई। जो प्रोजेक्ट टाइगर आया तो उसके तहत बाघों का जो शिकार हो रहा था उस पर रोक लग गई। और इस परियोजना के जो पहले निदेशक थे वो थे कैलाश सांकला। और ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, जिनको कि टाइगर मैन के नाम से भी जाना था। मतलब भारत का टाइगर मैन कैलाश सांकला माने जाते हैं। और ये प्रश्न पूछा गया है कैलाश सांकला से रिलेटेड। ठीक है, साल 2024 तक प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 55 बाघ अभयारण्य बनाए जाने का लक्ष्य है। ठीक है, पूरे 2024 तक। बात करें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। मतलब बाघों के संरक्षण से रिलेटेड है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह जो प्राधिकरण है वो जो पर्यावरण और वन मंत्रालय है उसके अंतर्गत ये आता है। और जो NTCA है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, यह हर 4 साल में बाघों की जनगणना करता है। मतलब बाघों की जनगणना करता है कि बाघ बढ़िया है या नहीं, कहीं इनका शिकार तो नहीं हो रहा है। तो जो NTCA है वो हर 4 साल बाद इनकी गणना करता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1656। जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसका निर्माण कब पूरा हुआ था? उसका निर्माण 1656 में पूरा हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए इसके बारे में जानते हैं कि जो जामा मस्जिद है उसको मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। और 1644 में बनना शुरू हुआ था और 1656 में यह बनकर तैयार हो गई। और यह कहाँ है? यह दिल्ली में स्थित है। कहाँ है? यह दिल्ली में स्थित है। और यह मुख्य रूप से लाल पत्थर से बनी हुई है। जो जामा मस्जिद है वो मुख्य रूप से किससे बनी हुई है? लाल पत्थर से बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद
किसने लिखा है? मतलब जो भारत गांधी के बाद जो फेमस इतिहास की जो एक मतलब एक तरह से एक एनेक्डोट है, वो किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर है रामचंद्र गुहा। जो रामचंद्र गुहा है उन्होंने भारत गांधी के बाद इसको लिखा है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली से कटरा। जो दूसरे नंबर की जो वंदे भारत एक्सप्रेस थी वो नई दिल्ली से कटरा के लिए चली थी। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 22। हमारे जो वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, लेकिन जो हमारा जो मूल संविधान था, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब 22 भाषा नहीं थी, तब इसमें 14 भाषाएं थी कुल। मतलब टोटल कितनी भाषाएं थी इसमें? टोटल इसमें 14 भाषाएं थी। अब इसमें 14 भाषाओं से 22 भाषाओं का सफ़र कैसे हुआ कि जैसे इसमें 15वीं भाषा थी, ठीक है, जो कि सिंधी, 15वीं भाषा सिंधी थी, जिसको कि 21वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। बात करें आगे 3 भाषाओं को और जोड़ा गया, 16, 17 और 18। ठीक है, जिसको कि शॉर्ट ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसको 71वें, इन तीनों को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, आगे जोड़ी गई 4 भाषाएं, 19, 20, 21 और 22। इसको छोटी सी ट्रिक से याद कर सकते हैं, बोडो मास मैथ में पढ़ा है ना, तो बोडो मास से याद कर सकते हैं, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, और इनको 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मतलब पहला जो 15वीं भाषा थी सिंधी 21वें संविधान संशोधन से, 16, 17, 18 नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वें से, और 19, 20, 21 बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 92 से। देखिए 21 और 71 कितने हो गए? 92। तो ये ट्रिक से याद रख सकते हो। देखिए जानते हैं इनके बारे में, तो चलिए देखते हैं कि संविधान में जो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, जैसा कि अब इसमें आया कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो इनमें अनुसूचियों की बात करें कि वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन मूल संविधान में अनुसूचियां थीं केवल 8। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं को शामिल किया गया, जो कि 22 हैं टोटल। वो 22 कौन कौन सी भाषाएं? असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली और मैथिली। ठीक है, ये प्रमुख भाषाएं हैं, जो कि 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है कि गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति GSDS का गठन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सितंबर 1984 में। जो GSDC है, मतलब गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, इसका गठन सितंबर 1984 में किया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, CACP। जो CACP, जिसको कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भी बोला जाता है, यह जो फसलों पर जो MSP लागू होता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह CACP इसकी सिफारिश करता है कि कौन सी फसल पर कितना MSP रखा जाए या कौन सी फसल पर कितना MSP रखा जाए। यह जो CACP संस्था है वही निर्धारित करती है, वही इसकी सिफारिश करती है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि जो CACP है इसका पूर्ण रूप क्या है? कृषि लागत और मूल्य आयोग। ठीक है, और यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के लिए सलाहकार निकाय है। जो CACP है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, और इसकी स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में हुई थी। मतलब जो CACP है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, लेकिन वर्तमान में इसका कृषि लागत और मूल्य आयोग है। और ये प्रश्न पूछा गया है, जो CACP है इसके बारे में प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष। जो UNSC जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, उसमें जो गैर स्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल है 2 वर्ष। उसमें 2 प्रकार के सदस्य पाए जाते हैं, एक होते हैं स्थायी
और एक होते हैं अस्थाई, या एक तरह से गैर स्थायी बोल सकते हैं। ठीक है, जो स्थायी होते हैं वो तो हमेशा ही रहते हैं, वो हैं प्रमुख 5 देश। और वो कौन कौन से हैं? रूस, फ्रांस, अमेरिका, चीन और यूके मतलब इंग्लैंड। ये 5 देश हैं जो कि सुरक्षा परिषद के स्थायी मेंबर हैं, और जो 10 देश हैं वो अस्थायी, मतलब टोटल जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसमें 15 सदस्य हैं, 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष होता है और ये परमानेंट है, ये हमेशा यही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देख। अगला प्रश्न है कि जो टैक्सोल किस पौधे से, जो टैक्सोल होता है वो किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यव। जो यव का पेड़ होता है उससे टैक्सोल प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे। अगला प्रश्न है कि सांबर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। और यह भारत की मतलब एक खारी झील है जो कि राजस्थान में स्थित है, सांबर झील। ठीक है, कौन सी झील है? सांबर झील। तो राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलों को देख लेते हैं। देखिए, जो सांबर झील है उसको राजस्थान की खारे पानी की झील भी कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं सांबर झील, जैसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील और बालसमंद झील। ये राजस्थान की कुछ इंपॉर्टेंट झीलें हैं जिनसे कि प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2009। जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम था वो संसद द्वारा 2009 में पारित किया गया, लेकिन इसको जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। यह पारित तो हुआ था 2009 में, लेकिन ये अधिनियम कब बना, इसको लागू कब किया गया? 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया। देखिए, इसके बारे में देखते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 में भारत की संसद में 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया। मतलब इसको पारित कब किया गया था? 4 अगस्त 2009 को इसको पारित किया गया था। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? जिस संविधान का जो अनुच्छेद 21A है जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यह इसमें आता है। और यह अधिनियम लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को यह लागू हुआ था। और यह किससे संबंधित है? यह जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व को यह बताता है। ठीक है, कौन सा? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 943। जो 943 था वो भारत का लिंगानुपात था, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो उच्चतम महिला लिंगानुपात वाला राज्य है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इसमें उच्चतम महिला लिंगानुपात राज्य हो गया केरल, जिसका कि लिंगानुपात दर कितनी है? 1084। ठीक है, मतलब 1000 पुरुषों पर 1084 यहाँ पे महिलाएं हैं। सबसे कम महिला लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जिसमें कि 879 इसका लिंगानुपात है, मतलब 1000 पुरुषों पर 879 यहाँ पे महिलाएं हैं। अच्छा, उच्चतम महिला लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश, वो है पुदुचेरी, पांडिचेरी, जिसका लिंगानुपात है 1037। कितना है? 1037। और न्यूनतम महिला लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो है दमन और दीव। ठीक है, जिसका लिंगानुपात है 618, बड़ा ही कम है। ठीक है, जो दमन दीव और दादर नागर हवेली एक ही हैं, तो जो दमन दीव है उसका लिंगानुपात 618 है। सर्वाधिक महिला लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है माहे। और माहे कहाँ है? पांडिचेरी में। जो पुदुचेरी है उसी का जिला है माहे, जहाँ का लिंगानुपात है 1147। 1147 इसका लिंगानुपात है। और न्यूनतम महिला लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो वो है दमन, जो कि दमन और दीव में है, और इसका लिंगानुपात है 534। कितना है? 534 इसका लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम्य अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 14,500 किलोमीटर। जो भारत के जो नौगम्य है, मतलब जहाँ से जो व्यापार के लिए जो नावें चलाई जाती हैं,
नौगांव में अंतर्देशीय जलमार्ग की जो अनुमानित लंबाई है वो है 14,500 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क। जो यूनिसेफ है जो कि बच्चों से रिलेटेड संस्था है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखिए इसके बारे में देखते हैं कि इसकी यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, नाम से ही पता चल रहा है कि ये बच्चों से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि जो दुनिया भर के बच्चे हैं उनको मानवीय सहायता प्रदान करना। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद जो दुनिया भर के बच्चे थे, मतलब दुनिया में जितने भी बच्चे थे उनको जो मानवीय सहायता प्रदान करने से रिलेटेड इसका प्रमुख उद्देश्य था। इसका मुख्यालय हमने बताया न्यूयॉर्क में है और इसकी जो कार्यकारी निदेशक है वो है कैथरीन एम रसेल। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कौन सा है? यह उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अमरावती। जो अमरावती हाई कोर्ट है वो भारत का वर्तमान में भी भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय है। ठीक है, इसके बाद कोई भी उच्च न्यायालय नहीं बना है और यह भारत का 25वां हाई कोर्ट है। कौन सा? यह भारत का 25वां हाई कोर्ट है। मतलब वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं और नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बात करें, देखिए इसमें हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गया अनुच्छेद 214 हो गया। यह क्या बताता है कि जो भारत का प्रत्येक राज्य है उसमें एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में क्या है कि भारत के हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। अच्छा, आर्टिकल 217 क्या कहता है? आर्टिकल 217 कहता है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान क्या है, यह उससे रिलेटेड है। आर्टिकल 217। आर्टिकल 231 क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक, मतलब या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों या फिर यूटी के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या वो कह रहा है ये कि 2 राज्य यूटी या फिर 2 से ज़्यादा के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है। मतलब एक ही हाई कोर्ट हो सकता है जो कि 2 या 2 से अधिक राज्यों में अपनी जो सेवाएं वो दे सकता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं और मोटिवेट होकर और वीडियो इससे ला सकूं, मतलब इससे रिलेटेड और वीडियो लेकर आ सकूं। ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि और भी लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। जैसा कि पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आएगा आगे, तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनसे भी जो प्रश्न है वो रिपीट होने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।